नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। और गाइस, ये किताब मैंने 2-3 महीने पहले ली थी, लेकिन अभी स्टार्ट की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक स्टिकी नोट लगाया हुआ है और यहाँ पे कुछ टॉपर्स ने कितनी बार इनको पढ़ा है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये लिखा है। और गाइस, ये किताब मुझे आई थिंक 700 रुपये कुछ की पड़ी थी, क्योंकि यहाँ छोटा कस्बा सा है तो यहाँ पे ज़्यादा सही से मिल नहीं पाते, रेट थोड़ा महंगी मिल पाती है। और गाइस, ये कुछ स्ट्रेटजी है मेरी कि कितने वर्ड मुझे प्रतिदिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, कितने नंबर मतलब कितने शब्द टोटल लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, GS1 के पेपर में अगर आप देखें तो 45 पेज कम से कम लिखने पड़ते हैं परीक्षा में, यूपीएससी वाले में। और जैसे कि 45 पेज प्रति 3 आवर में अगर हमको लिखने हैं तो प्रति 15 पेज हमको 1 घंटे में लिखने पड़ेंगे। और फिर हमको अगर लास्ट में हम देखना चाहते 7 पेज 30 मिनट में लिखने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में स्ट्रेटजी देखें तो 3 पेज हमें 15 मिनट में लिखने की हैबिट होनी चाहिए। और जो मतलब 1 पेज में मिनिमम हमें यूपीएससी की जो कॉपी आती है उस पर 75 वर्ड प्रति पेज लिखने चाहिए। 5 से 6 वर्ड प्रति लाइन में लिखने चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन लिखने के बाद अच्छा आता है, एक अच्छी लुक देता है, जिससे कि जो भी हमारी कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर्स, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ भाई, बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, लिखा है। टोटल हमको कम से कम गाइस एक दिन में जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए 5000 वर्ड प्रतिदिन के हिसाब से कम से कम। और ये कुछ स्ट्रेटजी मैंने बनाई है यूपीपीसीएस के लिए, ये देख सकते हैं आप। जैसे GS1 GS2 में 125 वर्ड लिखने होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, और 200 वर्ड होते हैं 10 क्वेश्चन में, तो टोटल मिला के 3200 हो रहे हैं गाइस। इससे आप समझ सकते हैं कि हमें कम से कम 3200 प्रश्न वो शब्द लिखने की अभ्यास होना चाहिए। और ये जो मेरी GS2 और GS3 या GS4 के लिए यही स्ट्रेटजी है, 3200 वर्ड कम से कम लिखने पड़ेंगे। और GS5 GS6 जो कि यूपी स्पेशल से हैं इस बार, उसमें 3200 वर्ड कम से कम लिखने पड़ेंगे। और निबंध और हिंदी टोटल मिला करके हमें गाइस 3000 के लमसम वर्ड इसमें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 700 के 3 निबंध लिखने होते हैं और 900 शब्द में हिंदी लिखनी होती है। कम से कम 900 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, 100-200 और ज़्यादा ही, टोटल 3000 हो जाते हैं इस प्रकार। और जो है हम मतलब इन पेपर में गाइस कोई भी गैप नहीं होता है। जैसे कि GS1 और GS2 एक दिन होगा आपका, इसमें आपको 1.5 घंटे का गैप मिलता है बीच में। ऐसे अगर आप इसको दें GS3 को और 4 को, इसमें भी गाइस 1.5 घंटे का हमको मिलता है गैप, रेस्ट मिल जाता है। जैसे मान लो 9:30 पे पेपर शुरू होता है, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, बीच में 1-1.5 घंटे का रेस्ट, उसके बाद फिर पेपर होता है। और ये ऐसे ही GS5 और 6 में रेस्ट मिलेगा, ऐसे ही इसमें। तो अगर हम देखें तो सबसे हार्ड इसमें जो मतलब सबसे सरल निबंध और ऐसे वाला, जो निबंध वाला ऐसे वाला और हिंदी का जो पेपर है, ये थोड़ा सरल पड़ता है, क्योंकि हमको ज़्यादा इसमें मतलब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, चीज़ें एकदम नॉर्मल में भी काम चल जाता है। जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से, ज़्यादा वो नहीं करना, प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है। हिंदी में भी ऐसे ही है, आपको पत्र लेखन वगैरह आना चाहिए, उसके हिसाब से हो जाता है। और जो आपका GS1 और GS2 है, इसमें देखो आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री और इसमें पॉलिटी होता है। ये वाला पेपर थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, जिसमें कि हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है पहले वाले GS1 में ज़्यादा करना पड़ता है, GS2 में करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, ये मतलब सबसे हमें थोड़ा सा इसमें अगर माने तो चारों पेपर में, जो 4 दिन के पेपर में सबसे जो थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, जो दिखाई दे रहा है, इसी वाले में करनी पड़ेगी। अब है ये GS3 और GS4, इस वाले में गए हमारे इसमें होता है, इसमें इकोनॉमिक्स होती है और इस वाले में एथिक्स होता है हमारा। जैसे जो हमारी जो नैतिक शिक्षा वाला पार्ट है, नीति शास्त्र वाला, वो इसमें भी इसका हमको ज़्यादा इस वाले पोर्शन में थोड़ा वो ये वाला इजी है थोड़ा, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो नॉर्मल कर पाएंगे आप लोग।
और GS 5 और GS 6 वाला ये जो पेपर है, इसमें भी ये वाला पेपर नया जुड़ा है, क्योंकि ऑप्शनल हट गया तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर दे दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो मतलब टोटल हम लोगों को जो एक भी गैप नहीं मिलेगा इस दिन, जैसे ये 27 को होगा तो ये 28 को हो जाएंगे दोनों, ये 29 को, ये 30 को, ऐसे मतलब लगातार होते हैं। केवल 1.5 घंटे का प्रतिदिन अंदर गैप मिलता है पेपर में बीच में। तो ये है। और कुछ ये इधर देखो मैंने बता रखा है, जैसे 3 घंटे में 2100 वर्ड हमें लिखने हैं निबंध की, फिर हमें 1.5 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, फिर हमें मतलब ये 3000 क्वेश्चन और लिखने, 3000 वर्ड और लिखने हैं। तो टोटल मतलब 5000 हो जाएगा लमसम में ऐसे। तो 5000 वर्ड में जो हमारे यूपीएससी वाला उसमें लिखना होता है, लेकिन जो हमें यूपी पीसीएस वाला होता है उसमें 3000 4000 वर्ड कम से कम मेहनत करनी होती है। यूपीएससी में ज़्यादा मेहनत रहती है। तो और ये किताब देखिए आप में बहुत अच्छी किताब है, इसको देखो कितने सारे टॉपर्स ने पढ़ा है। देखिए आप, ये कुछ मैंने लिख रखा है। तो प्रदीप सर हैं, एक IAS है, उन्होंने 25 बार पढ़ा है। दिव्या मैम ने भी इसको 10 से 12 बार रिवीजन किया है। इसका जो सत्यम गांधी ऐसे कुछ करके नाम था इनका, ये भी 20 बार किया है इन्होंने। और जागृति अवस्थी मैम है, ये इनके रैंक 2 है, इन्होंने भी इसको खूब पढ़ा है, बता रही थी। इसमें अपाला मिश्रा जो मैम रैंक 9 है इनकी, इन्होंने इसको 10 से 12 बार इन्होंने भी इसका रिवीजन किया। तो ये जो टोटली जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो मैं आपको इंडेक्स दिखाना चाहूँगी, ये इसका 6ठा संस्करण है दोस्तों। ये 6ठे संशोधित संस्करण की प्रस्तावना 6ठा संस्करण है ये जो मैंने लिया है। इसमें देखो, इसकी आपको मैं इंडेक्स दिखाना चाहूँगी। इसमें कौन कौन से कुछ वो हैं जो इसके वो देखे हैं लेसन जो होते हैं कौन कौन से हैं, इसके आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला है, ये जो पहला वाला भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। आज मैं इसका लक्ष्मीकांत का आपको रिव्यू करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कितनी इम्पोर्टेंट बुक है ये। संविधान का निर्माण, ये भी दोस्तों मैंने भी अभी पढ़ना स्टार्ट किया इस वाली बुक को, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये देखिए, ये संविधान की विशेषता तीसरा, संविधान की प्रस्तावना, संघ और क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार तथा ये देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 8वां टॉपिक है 9वां मूल कर्तव्य, 10वां संविधान संशोधन किस प्रकार किया। ये देखो कुछ मैंने दोस्तों ये कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें ये भी कोड कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो कौन सा भाग इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, यह भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 चैप्टर सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने का सीक्वेंस भी होता है, वो भी मैंने साथ साथ लिख रखा। और कौन से चैप्टर थोड़े कम आते हैं, जैसे कि एक बार रिवीजन की जरूरत है। जैसे नागरिकता वाला थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हमको नहीं, थोड़ा ऐसे सभी टॉपिक्स को जैसे कोई इंपॉर्टेंट है तो हम 5-6 बार पढ़ रहे हैं, 10 बार पढ़ रहे हैं, तो इसको हम 5 बार पढ़ के चला सकते हैं इसका काम। हालांकि पूछता क्वेश्चन इसमें से भी नागरिकता में से। जैसे आप देखना चाहेंगे मूल अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भी मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन किस प्रकार किए जाते हैं, ये दे रखा है। इंडेक्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, और बहुत ही सिलेक्टिव वे में दे रखा है, ज़्यादा वो नहीं है। आपको इसे पढ़ने के बाद कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी चीज़ में कहाँ से क्या हो रहा है। संविधान की मूल संरचना, इसमें विस्तार से दिया गया है, जैसे कि संसदीय व्यवस्था है। तो देखो संसदीय व्यवस्था के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, जो मतलब पूछता है ना क्वेश्चन के उसमें फॉर्मेट में, वही फॉर्मेट दे रखा है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो ये संविधान की मूल संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप संसदीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध इंपॉर्टेंट है, ये अंतर्राज्य ये भी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल दे रखा है इसमें, इसका भाग 3 है। ये सब ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट का, ये वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इधर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद। इसके बाद में आप देख सकते हैं संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय। इसको आप देख सकते हैं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, जो एकदम इस टाइम में बहुत ज़्यादा हाईलाइट टॉपिक चल रहे हैं ये सब। ये अक्सर कर आपने देखा हो, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये अक्सर कर न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं। ये देखो राज्यपाल, जो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, जो इसके पास ज़्यादा है वो शक्तियाँ इसमें हमको मतलब ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय,
ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय केंद्र के लिए और उच्च न्यायालय राज्य के लिए होता है, तो उसी को उसमें कोड किया गया राज्य सरकार की कार्यपालिका के अगले भाग में, नेक्स्ट में। ये अधिकरण अधीनस्थ न्यायालय कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे नागालैंड है, असम, मणिपुर है, और जो भी राज्यों को अलग अलग प्रावधान है, जैसे कि कहीं भी कोई भी अनुसूचित जाति जनजातियों के जो अधिकारों को अगर दबाया जा रहा है, उसके लिए अलग से अधिकार बनाए जाते हैं, कुछ मतलब उनके प्रावधान करे जाते हैं। ये सब दे रखे हैं अलग से, देखो इसमें। और जो हमारी लोकल बॉडी जो होती है, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें देखो सारा सब कुछ लिखा है, कब क्या हुआ है इसमें, पंचायती राज वित्तीय स्रोत कहाँ से पैसा आता है, टोटल दे रखा, नगर निगम दे रखा दोस्तों इसमें। ये भाग हमारा छठा, केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। इसका रिव्यू दोस्तों मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक पढ़नी है, और इसके कारण वो लोग भटकते रहे, जैसे मुझे भी भटकना पड़ा है बहुत। उसके बाद में मैंने बहुत सर्च किया है, देखा है चीज़ों को। तो ये देखो, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर आयोग, कर परिषद, GST वाला जो होता है टॉपिक ही वो है। अनुसूचित जाति के लिए एक जो आयोग है, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आधार विशेष अधिकारियों के लिए एक अलग से है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनसे अक्सर कर आप लोगों ने देखा होगा, छोटे हों एग्जाम या बड़े हों, अक्सर कर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, नीति आयोग, ये भी बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। ये जो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, पहले इसका नाम योजना आयोग था। जिसे आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना, तर्काधार, संरचना, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है इसके, सब कुछ दे रखा है इसमें। इसकी आलोचना क्या है। आलोचना दोस्तों आप ज़रूर से ही देखें, अगर क्वेश्चन पढ़े, चैप्टर पढ़ें, तो आलोचना पढ़ना उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि UPPCS हुआ या UPSC हुआ, इनमें पूछ लेता है कि इसमें क्या दोष हैं, क्या इसकी आलोचना, किसने आलोचना की, किसने इसका समर्थन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, और बहुत ही सिलेक्टिव वे में दे रखे हैं। आपको इतना लग रहा होगा इतने बड़े बड़े हैं नहीं ये। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल लोक आयोग, ये भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में बहुत चलता है, ये वाला भी अक्सर कर आ जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जो हमारे UPPCS में भी है, UPSC में भी है। ये जो NDMA जो स्थापना है इसकी, जो हमारे देशों में जैसे कहीं फ्लड आ गया है नदी वगैरह से, या कहीं भी भूकंप है, सुनामी है, जो भी मतलब उसकी जो भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी, तो उनके लिए जो मतलब प्रबंध किए जाते हैं, उनके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, इस ये संस्था अलग से प्राधिकरण है, ये अथॉरिटी है। और जैसे ये सहकारी समितियाँ, ये अन्य संवैधानिक आयाम, ये तो दोस्तों असंवैधानिक थे, गैर संवैधानिक थे ये वाले, और ये अन्य संवैधानिक आयाम है। ये सहकारी नीति, राजभाषा, लोक सेवाएं, ये देखो इम्पोर्टेंट में लिख रखा है इनके सामने, सहकारी समितियाँ, और ये जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपको अगला दिखाती हूँ मैं, राज्य के अधिकार एवं दायित्व, विशिष्ट वर्गों से संबंधित प्रावधान, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। इसमें दी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतने नहीं है ये वाले, जो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, लेकिन जानकारी ज़रूर होना चाहिए, जैसे कुछ पूछ लेता है तो आप उसको हल कर पाएँ। निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार एवं गठबंधन की सरकार, जो अपने ये सबसे मेन है। जब हमारे बहुमत दल हो जाता है एक तरफ से और दूसरी तरफ सरकार नहीं बन पाती है, तो गठबंधन की सरकार, आपने अक्सर का सुना होगा, गठबंधन की सरकार बनती है, या कहीं कहीं बहुमत बन नहीं पाता है तो वहाँ गठबंधन से सरकार चलाई जाती है। और ये आपने अक्सर का दल बदल कानून, परिवर्तन कानून, ये भी आपने अक्सर कर न्यूज़ में सुना होगा। हमारे एक दल से दूसरे दल में जो हमारे राजनेता पहुंच जाते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, उनके लिए कानून बनाए गए दोस्तों। इसमें ये दबाव समूह होते हैं, जो भी मतलब उन पर प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर ग्रुप्स उनको बोला जाता है। ये राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति इसमें दे रखी है, और संविधान की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, उसकी समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। और दोस्तों ये जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये किताब को, अब मैं ये नहीं कि केवल मैं इस किताब को ले आई हूँ और आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ। इसको दोस्तों मैंने भी इसमें चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया अभी, बहुत अच्छी किताब है, इसको जो मैंने पढ़ के पाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी इसमें कौन सा 8 से 10 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे कि
ये है संसदीय व्यवस्था। तो आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ें तो इस फॉर्मेट में पहले इसको लिख लें, थोड़ा इसके बारे में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने ये लिखा विशेषताएं क्या हैं मतलब संसदीय व्यवस्था की, उसके गुण क्या क्या हैं, दोष, ग्रहण करने के कारण। जैसे कि संसदीय व्यवस्था आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया, तो इसको हमने ग्रहण किया तो उसके क्या कारण थे, ये सब उसमें देखना है। अगला टॉपिक है भारत एवं ब्रिटेन के मॉडल में अंतर। आप लोगों ने अक्सर कर अभी देखा होगा, एग्जाम में पूछने लगा है कि भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है, विशेषताएं। इसको मतलब इसमें ये कुछ मैंने ये बना दिया है, इसको ऐसे हाईलाइट कर देखो। अभी जो मैंने ये पहली बार पढ़ी है दोस्तों, आप लोग भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आप पहली बार किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको मतलब पेन से ना पढ़ें। पहले जैसे आप अगर पहले मुझे तो नहीं पढ़ पाती हूँ, जैसे कि ओरल ऐसी पढ़ लो, बताते हैं लोग कि मतलब और भी लोग जो टॉपर्स वगैरह हैं कि पहले सिंपल पढ़ लो, फिर दोबारा में पेंसिल से, फिर तीसरी बार में पेन से और चौथी बार में हाइलाइटर से पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं सूट हो पाता बिना पेंसिल के पढ़ना। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहली बार में पढ़ा है तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट बनाती गई हूँ, जहाँ पे भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है हाईलाइट कर दिया। अक्सर पहली बार पढ़ा है ना मैंने, तो ज़्यादातर पॉइंट वैसे हाईलाइट ये लगता है कि सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2-3 बार में चीज़ें ये लगता है कि चलो हाँ ये तो आता ही है। तो अब मैं इसके मेरी ये रणनीति रहेगी, अगली बार जब मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी तो मैं पेन से पढ़ूंगी, और तीसरी बार जब इस चैप्टर को पढ़ूंगी तो मैं पेन के साथ हाइलाइटर के साथ पढ़ूंगी, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों पहली बार में कभी आपको नोट्स नहीं बनाने किसी भी बुक के। अगर आपको इसके नोट्स बनाने, वैसे ही तो नोट्स फॉर्मेट में ही है, इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी बुक के नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो कम से 4 से 5 रीडिंग कम से कम मेरा मानना है कम से कम कर लो, जब तक आपको एक समझ डेवलप ना हो जाए इसके बारे में, जब तक उसको मतलब उसके नोट्स ना बनाएं। क्योंकि आप एक और किताब बना के, जैसे वो किताब है एक और किताब बना देंगे आप भी तो उसमें, और देखो ये जैसे लक्ष्मीकांत पीछे है थोड़ा वो भी दिया है, तुलना भी दी है संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, ये गुण हैं दोनों के, दोष हैं दोनों के, ठीक है। तो पहली बार में गाइस आपको बस केवल पढ़ना है, उसके नोट्स वोट्स पहली बार में ना बनाएं, नहीं तो एक और किताब आप भी एक राइटर के नाम आपके नाम से किताब छप जाएगी। तो इसी प्रकार तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रही थी, किताब बहुत बढ़िया है और ज़्यादा अभी इसमें दिया नहीं है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।